हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस क्लास 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सभी कंसेप्ट्स जो रिलेटेड हैं कंडीशनल सेंटेंसेस से। किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको उन कंडीशनल सेंटेंस को देखना है, किस तरीके से क्लोजेस को एनालिसिस करना है कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस के सभी क्वेश्चंस है वो अच्छे से एग्जाम में कर पाए। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें क्वेश्चन नरवाल क्लासेस ऐप, वहां पे जाके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टॉपिक के ऊपर, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। देखो मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं उसके अंदर। बच्चे हैं ना, क्या करते हैं, एक बार टेस्ट देते हैं, चाहे उनका स्कोर कम आए या उनका स्कोर ज्यादा आए। मैं कहता हूं, हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जितने भी बच्चे मेरे पास फोन करते हैं, आप कहीं पे भी टेस्ट दें। टेस्ट तो मस्ट है, टेस्ट तो देने हैं ही हैं। चाहे आप किसी भी बुक से टेस्ट दें, पर्टिकुलरली आप टेस्ट इस तरीके से देना, आप एनालिसिस करें आपको उस टॉपिक में कहाँ पे दिक्कत है, उस दिक्कत को सुधारने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल है ना, बच्चे क्या करते हैं, बुक ले आते हैं। बुक के अंदर है ना, क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका होता है टेस्ट देने का। आप टेस्ट रिज्वाइन नहीं करें, मत करें, ठीक है। लेकिन आप है ना, जो टेस्ट देने का तरीका होता है ना बुक से, वो ही आपका गलत होता है। आप बेसिकली टाइमर लगाइए, नंबरिंग करिए, ठीक है। नंबरिंग करके और वहां पे है ना, हर क्वेश्चन का सीरियल नंबर डालिए। और एटलीस्ट आप एक बार में कम से कम 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और 50 क्वेश्चंस को आप सिर्फ आंसर लिखिए और बाद में उसको जाके चेक करिए, ठीक है। वही एक बेटर तरीका होता है, क्योंकि अगर आपने ना सात सात क्वेश्चन का आंसर देख लिया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने ठीक किया या गलत किया है। फिर उन 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद उसके अंदर आप देखिए आपके कितने ठीक है और कितने गलत है। और जो क्वेश्चन आपका गलत निकलता है, उसकी फिर आप कंसेप्ट को देखिए कि आपने क्या लॉजिक लगाया था या क्या आपने सोचा था उस क्वेश्चन को करते हुए, और आपका ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। क्या आपने वो कंसेप्ट पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की। देखो ना मेरे भाई, पेपर में आते हैं डायरेक्टली सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का ही एनालिसिस करके हम वहां पे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करूं ना कंडीशनल सेंटेंस की, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। देखो भाई, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, इसके अंदर बेसिकली दो क्लोजेस का यूज किया जाता है। दो क्लोजेस का यूज किया जाता है। एक तो यूज किया जाता है इफ क्लोज का, ठीक है। और दूसरा यूज किया जाता है मेन क्लोज का, या दूसरे शब्दों में कई लोग उसको प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इफ क्लोज होता है और मेन क्लोज होता है। अब ये क्लोज क्या होता है, ये क्लोज बेसिकली ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, यानी कि पूरा का पूरा ये खुद में सेंटेंस नहीं होता। ये क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के जो फीचर्स होते हैं, वो सेंटेंस जैसे होते हैं। इसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का इसका क्या होता है, प्रेडिकेट। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब है ना, थोड़े से एक दो दिन के बाद ही है ना, सेंटेंस एंड क्लोजेस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोड, ये सभी के पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक क्लोज क्या होता है, एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो खुद का प्रेडिकेट रखता है और खुद का क्या रखता है, सब्जेक्ट रखता है। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले सेंटेंस में देखूं, तो इफ ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे जो ये वर्क्स है ना, ये हमारी वर्ब हुई। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ हुआ, ये ही हुआ। तो मेरे भाई, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई। तो बेसिकली वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के लिए लगने वाली जो वर्ब है, यानी किसी सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है, जब वो लग जाता है तो प्रेडिकेट एक तरीके से हमारा कंप्लीट मान लिया जाता है। यानी कि प्रेडिकेट की शुरुआत वर्ब से ही हमारी होती है। तो सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद वर्ब लगी है, यानी कि ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक क्लोज कहलाएगा। यानी कि ये इफ ही वर्क्स हार्ड, ये हमारा क्या है, क्लोज है। उसके बाद फिर से ही आ गया, ही विल पास। यहाँ पे देखो, ही वर्क्स, यानी कि इसने एक्शन क्या किया था, वर्क्स किया था। और ही विल पास, अब इस ही ने क्या एक्शन किया है, ही विल पास। तो ये जो ही हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और ये विल पास हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट है इसके पास और इसके पास क्या है, प्रेडिकेट है। तो एक सेंटेंस के ये दोनों पार्ट्स हो गए। तो ये पहले वाला ही, इफ ही वर्क्स हार्ड, क्या हुआ, हमारा क्लोज हुआ। और उसके बाद ही विल पास द एग्जाम, ये भी हमारा क्या हुआ, एक क्लोज हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, क्लोज तो हमें समझ में आ गया क्लोज क्या होता है।
अब कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज क्या होता है और मेन क्लोज क्या होता है उसको भी समझना जरूरी है। देखो इफ क्लोज क्या करता है, ये कंडीशन देता है, ठीक है, ये क्या देता है, कंडीशन देता है। और ये जो होता है ना मेन क्लोज, ये क्या देता है, मेन एक्शन। मेन एक्शन, मेन क्लोज है तो सीधी सी बात है मेन एक्शन, यानी कि ये जो मेन एक्शन डिपेंड करेगा ना इस कंडीशन के ऊपर करेगा। अब कंडीशन के ऊपर जब मेन एक्शन डिपेंड करता है तो दो क्लोजेस का यूज किया जाता है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो भाई डेफिनेशन तो हो गई, बहुत सीधा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि पहले वाला एग्जांपल ले लिया, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। अगर वो वर्क हार्ड करेगा, अगर वो मेहनत करेगा, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर लोगे। तो भाई एग्जाम का पास होना किस पे डिपेंड करता है, वर्क हार्ड करने पे। सेकंड सेंटेंस देख लो, इफ ही ट्राइड टू ब्राइब मी आई वुड कंप्लेन। अगर वो ट्राई करता, देखो की तो ही नहीं ना, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन बोलता है अगर वो ट्राई करता क्या करने की, ब्राइब करने की, आई वुड कंप्लेन, मैं क्या कर देता, कंप्लेन कर देता। तो ये हमारा क्या हुआ, मेन एक्शन हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लोज बोलेंगे। और इफ, ये देखो यहाँ पे इफ क्या दे रहा है, ये कंडीशन बता रहा है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कंडीशनल वर्ड बोलते हैं। कंडीशनल वर्ड यानी कि हमने बना लिया है, ठीक है, एक तरीके से एक कंजंक्शन होता है जो कंडीशन देने के लिए हमारा यूज होता है, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है, वो बाद में बातें करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल क्लोज में जो कंडीशन देने वाले वर्ड्स होते हैं ना, उससे ही कंडीशनल क्लोज की शुरुआत होती है या इफ क्लोज की शुरुआत होती है। ज्यादातर कंडीशन इफ से दी जाती है तो इफ क्लोज ही इसको बोल दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ इसको समझने के लिए लॉजिकली। वैसे तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको आते हैं ना वो आसानी से इसको जानता है, सभी तरह के हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो सीधी सी बात क्या है, कंप्लेन करना टोटली किस पे डिपेंड करता है, ब्राइब देने के ऊपर। उसने ब्राइब दी नहीं तो मैंने भी कंप्लेंट की नहीं। तो यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस में जो कंडीशन थी वो प्रेजेंट के अंदर थी और दूसरे सेंटेंस में जो कंडीशन आई वो पास्ट के अंदर आई। अब यहाँ पे देखो, इफ द रिवर हैड ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम। तो यहाँ पे अगर है ना, जो रिवर है वो ओवरफ्लोन हो जाती तो ही बाढ़ आती। तो बाढ़ आना किस पर डिपेंड करता है, रिवर के ओवरफ्लोन होने पर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो कंडीशन दे रहा है ये इस क्लोज को क्या बोलेंगे, इफ क्लोज बोलेंगे। और जो हमारा ये आपका मेन एक्शन कर रहा है, यानी कि इस कंडीशन के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंट एक्शन है, मेन एक्शन है या प्रिंसिपल एक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लोज बोलेंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो पहचानना ही जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमें किस तरीके से हमें पहचानना है। देखो, इफ आई वर अ सोल्जर आई वुड सर्व माई कंट्री। अगर मैं सोल्जर होता तो ही मैं जाके क्या करता, सर्व करता। तो मेरे भाई अभी तो देखो सोल्जर नहीं है तो सोल्जर की तरह सर्व वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सर्व करना क्या किस पे डिपेंड करता है, सोल्जर होने पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो हमारा एक कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हमारा एक्शन, जो फर्दर एक्शन है वो होता है, नहीं तो हमारा वो फर्दर एक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो मेरे भाई, तीन तरह के हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में अभी जो कंडीशनल क्लोज पढ़े थे ना वो तीन तरह के हैं। अगर हम उसको बोलते हैं कि इफ क्लोज की बात करें, तो इफ क्लोज की बात करें तो वो तीन तरह के हैं हमारे। पहला जो इफ क्लोज है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जब हमारा इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस में होता है। दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं, इफ क्लोज इन पास्ट टेंस और इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारी तीन तरह की कंडीशन होती है जब हम ज्यादातर देखते हैं कि हमारा कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज दे रखा है। कौन कौन से में हमारा तीन तरह का है, इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लोज इन पास्ट टेंस एंड इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये तीन तरह के हमारे इफ क्लोज होते हैं। तो पहली कंडीशन देखते हैं प्रेजेंट टेंस की। देखो भाई सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम कभी भी फ्यूचर रेफरेंस को देखते हुए कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो याद रखना है हमेशा, जब भी हम दो क्लोजेस का यूज करेंगे और उसमें से एक कंडीशन होगी और दूसरा उस कंडीशन के ऊपर बेस्ड प्रिंसिपल एक्शन होगा, तो वहां पे हमेशा याद रखना है कि जो इफ क्लोज होता है, जो क्या होता है,
इफ क्लोज होता है। इफ क्लोज यानी कि जो कंडीशन देता है। इफ क्लोज क्या देता है हमें? कंडीशन देता है। डायरेक्टली आपको इसी तरीके से लर्न करना है, याद करना है। इफ क्लोज क्या देता है? कंडीशन देता है। इफ क्लोज अगर फ्यूचर टेंस को बताएगा, अगर वो फ्यूचर टेंस को बताएगा, फ्यूचर रेफरेंस को बताएगा, फ्यूचर एक्शन को बताएगा, तो याद रखना फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए इफ क्लोज के अंदर हमेशा और हमेशा किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ठीक है। अगर आपको कोई भी टेंस पहचानना है तो टेंस पहचानने के लिए हम उसकी क्या देखते हैं? मेन वर्ब देखते हैं। और अगर मेन वर्ब इफ क्लोज में फ्यूचर टेंस के लिए विल या शैल लगा रखी तो 100% आपका जो एक्शन, जो आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमेशा इफ क्लोज के अंदर कंडीशन देने के लिए, फ्यूचर कंडीशन देने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर आपके सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो क्लोजेस दे रखे हैं और दोनों क्लोजेस में फ्यूचर टेंस का यूज कर रखा है, तो हमेशा याद रखना एक ही सेंटेंस में दो क्लोजेस में लगातार दो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। उनमें से एक 100% गलत होगा। और गलत कौन सा होगा? इफ क्लोज के अंदर कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान से समझेंगे, इफ क्लोज में कंडीशन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है अगर हमारा कंडीशन फ्यूचर रेफरेंस को बता रहा है। यानी कि जब इफ क्लोज की बात करेंगे, कंडीशनल क्लोज की बात करेंगे, तो इफ के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना है। फ्यूचर टेंस को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? सीधी सी बात है, शैल या विल का यूज किया जाता है। तो इफ के बाद कभी भी आप शैल या विल का यूज नहीं करेंगे। और एक और कंडीशन आ गई, ये विल और शैल किसकी तरह भी यूज होते हैं? फ्यूचर को बताने के लिए कई बार हम किनका यूज भी करते हैं? मोडाल्स का भी यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब भी इफ क्लोज लगाया जाए, इफ क्लोज का मतलब, बार बार क्लोज क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि क्लोज के अंदर क्या होता है? उसका सब्जेक्ट होता है और उसका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट यानी कि उसकी वर्ब लगी होती है। यानी इफ कंडीशनल वर्ड जो होते हैं, कंडीशनल वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद लगने वाली वर्ब कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगी। बात समझ में आई? यानी कि अगर आपका इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगा रखा है या मोडाल्स का यूज हुआ है, जो फ्यूचर बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे कैन हो गया, मे हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है, इन सभी मॉडल्स का भी यूज हम सेंटेंस में इफ क्लोज में नहीं करते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और उनकी वर्ब्स का यूज किया गया है, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो क्लोजेस का यूज किया गया है, तो याद रखना है कि इफ के बाद, कंडीशनल सेंटेंस के बाद या कंडीशनल वर्ड के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। उसके अंदर हमेशा और हमेशा किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सर में कंडीशनल क्लोज यानी कि इफ क्लोज के अंदर तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दिया, तो ये, लेकिन ये तो बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं। अगर हमारी जो माँ है वो खाना बनाएंगी तो ही हम खाना खाएंगे। इफ आवर मदर cooks for us, we will have dinner। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रही है? दोनों फ्यूचर की बात कर रही हैं। तो मेरे भाई नियर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है और उसके बाद हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। तो कंडीशनल क्लोज में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, लेकिन दूसरे क्लोज में हम किसका यूज करेंगे? दूसरे क्लोज में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। तो इस पेयर को हमेशा याद रखेंगे। अगर हमने इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है तो मेन क्लोज में किसका यूज होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है? कैसे पहचानते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट को? फ्यूचर इंडेफिनिट को हमेशा हम किससे पहचानते हैं? शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नीचे मैंने आपको डायरेक्टली कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को हमेशा याद रखिए कि भाई इफ है, व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, अनलेस है, अनटिल है, इन केस है, बाय द टाइम है, प्रोवाइडेड है, एज सुन एज है।
ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि ये जिस क्लोज की शुरुआत में लगे होंगे वो हमारा इफ क्लोज कहलाएगा, कंडीशनल क्लोज कहलाएगा, और उससे डिफरेंट उसके अपोजिट जो आपका जो दूसरा क्लोज होगा वो हमारा प्रिंसिपल या मेन क्लोज कहलाएगा। यानी कि इन सभी वर्ड्स के बाद जो ये वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इन सभी वर्ड्स के बाद अगर कभी भी शैल विल का यूज कर लिया जाए या किसी मॉडल का यूज कर लिया जाए तो 100% वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इन वर्ड्स के बाद कभी भी आपको कंडीशनल वर्ड्स का इन कंडीशनल वर्ड्स के बाद कभी भी आपको शैल विल का यूज नहीं करना है। देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं सबसे पहले उसको देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आपको जब भी सेंटेंस पढ़ना है ध्यान रखना है। देखो, एज लॉन्ग एज इट विल रेन वी शैल हैव टू स्टे हियर। अब यहां पे ध्यान से आपको क्लोजेस को पहचानना है सबसे पहले। अब यहां पे देखिए ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और विल रेन क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। यानी कि सीधी सी बात है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ, यानी कि ये हमारा एक क्लोज हो गया। उसके बाद फिर से वी शैल हैव टू स्टे। अब ये हमारी क्या हुई, वर्ब हुई, और इससे पहले हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे दो क्लोजेस का यूज किया गया है, इतना हमने पहचान लिया है। देखो क्लोजेस पहचानना जरूरी है, उसके बाद तो चीजें आसान होती चली जाएंगी। अब एक ही सेंटेंस में दो क्लोजेस का यूज कर रखा है, यहाँ पे भी विल का यूज कर रखा है और यहाँ पे भी शैल का यूज कर रखा है। और विल और शैल दोनों क्या बताते हैं, फ्यूचर में। यानी कि एक ही सेंटेंसेस में जब दो क्लोज हैं और एक क्लोज दूसरे पर डिपेंडेंट है तो सीधी सी बात है दोनों में फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। ये अभी अभी हमने पढ़ा। क्योंकि एक क्लोज क्या होता है, आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल क्लोज होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है। क्योंकि एक क्लोज दूसरे क्लोज के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो सीधी सी बात है, ये जो एक क्लोज आपका डिपेंडेंट होगा, एक क्या होगा, आपका आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो सीधी सी बात है, आपको पहचानना है कि इफ क्लोज कौन सा है और मेन क्लोज कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पहचानिए और सब्जेक्ट से पहले 100% कंडीशनल वर्ड लगा होगा जो आपको क्या बता रहा होगा, कंडीशन बता रहा होगा। और जहां पे भी सब्जेक्ट से पहले कंडीशनल वर्ड लगा है वही आपका कंडीशनल क्लोज है। और कंडीशनल क्लोज के अंदर, इफ क्लोज के अंदर कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है। सिंपल तरीके से, ना ही मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा है, सिर्फ मैंने कंसेप्ट को देखा है कि कंडीशनल क्लोज के अंदर कभी भी शैल विल का यूज नहीं होता, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है, हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे एज लॉन्ग एज के बाद कभी भी विल का यूज नहीं होगा। तो एज लॉन्ग एज इट विल रेन नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज इट रेन्स आ जाएगा। यहाँ पे इसको ठीक करके भी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रेन्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल गेट। सिंपल सी बात है, यू विल क्या है, हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये आ गई वर्ब। लेट इफ यू विल मिस। अब ये यू क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, विल मिस क्या आ गया, आपका वर्ब आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप एसएससी की किरण की बुक उठा के देख लो, एसएससी में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। और मेरे भाई जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वैसे ही बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले, किस सब्जेक्ट से पहले कंडीशनल वर्ड लगा है, इस वाले यू से पहले लगा है। तो इफ के बाद कभी भी विल का यूज नहीं होगा। इफ यू विल मिस की जगह खाली क्या आ जाएगा, इफ यू मिस। तो एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। इफ आई शैल मीट, अब तो आपको पता लग गया होगा, इफ आया है, आई के बाद क्या लगा है, शैल लगा है, नहीं आएगा। क्योंकि इफ क्लोज में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं होता है, हमेशा किसका यूज होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। अनलेस वन विल बी ऑनेस्ट शी कांट बी लाइक्ड बाय अदर्स। अब आपने बोला था सर एक क्लोज में क्या आएगा, फ्यूचर आएगा, दूसरे क्लोज में भी क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। तो उन दोनों में से एक फ्यूचर गलत होता है। देखो भाई, हर बार शैल विल का यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्शन परफॉर्म किया गया है उस क्लोज के अंदर। तो यहाँ पे एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज किया है, और फ्यूचर और प्रेजेंट की एबिलिटी कौन बताता है, कैन बताता है। तो ये कैन क्या है, फ्यूचर एबिलिटी बता रहा है।
क्योंकि ये डिपेंड करती है एबिलिटी इसके ऊपर, किसके ऊपर, अनलेस वन विल बी ऑनेस्ट। अगर वो ऑनेस्ट होगा, वन कैन नॉट बी लाइक्ड बाय अनदर, वो बाय अदर्स, वो दूसरों के द्वारा लाइक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अनलेस आ गया, अनलेस आपका क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है, और कंडीशन के बाद कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं होगा। तो ये बी की फॉर्म विल बी है, तो विल बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, और वन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अनलेस वन इज ऑनेस्ट वन कांट बी लाइक्ड बाय अदर्स। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी को बताना। अगला देखते हैं, अनलेस यू शो मी हाउ टू डू इट आई कुडंट बी एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अनलेस के बाद देखो, अनलेस के बाद यू शो दे रखा है, शो क्या है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे क्लोज में क्या आ जाना चाहिए, फ्यूचर, लेकिन कुड क्या बताता है, पास्ट को। यहाँ पे कंडीशन किसकी दे रखी है, प्रेजेंट की। कंडीशन प्रेजेंट की है तो एक्शन भी प्रेजेंट में, सॉरी फ्यूचर में होना चाहिए। तो कुड का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांट का यूज होगा, क्योंकि कुड क्या है, पास्ट फॉर्म है, और कांट क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताने के लिए हमारा एक मोनॉन है। एज सुन एज आई विल रीच मुंबई, तो यहां पे सीधी सी बात है, आई विल आ गया, आई विल आ गया, दो फ्यूचर एक ही सेंटेंस में यूज नहीं होंगे। अगर कंडीशनल क्लोज की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, कंडीशनल वर्ड के बाद विल का यूज नहीं होगा। सिंपल तरीके से, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट बी, यू कैन नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे अनलेस यू डोंट, अनलेस क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब भी भाई एक ऐसा वर्ड आ जाए जो नेगेशन को शो करता है, जैसे कि आपका अनलेस आ गया, उसके बाद क्या वर्ड आता है आपका, अनटिल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया आपका, हार्डली आ गया, ठीक है, हार्डली वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या वर्ड आ गया, आपका स्केर्सली वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद रेयरली वर्ड आ गया, सेल्डम वर्ड आ गया, ठीक है। ये वर्ड ऐसे होते हैं जो नेगेशन को शो करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं किसी भी एक पॉजिटिव सेंटेंस को, विदाउट नोट, नोट लगाने के बावजूद भी वो अपने आप में नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपका कंडीशनल वर्ड अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली हो जाए, तो उसके तुरंत बाद जो आपकी मेन वर्ब लगी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अनलेस यू डोंट वर्क नहीं आएगा, अनलेस यू वर्क आएगा, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसके साथ वर्ब ऑफ नेगेशन यूज नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, दूसरा जो क्लोज है ना वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज यानी कि जो प्रिंसिपल क्लोज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका यू कैन नॉट सक्सीड, यहाँ पे मेन क्लोज के अंदर नोट आ सकता है, लेकिन कंडीशनल क्लोज जब भी अनलेस से शुरू होगा उसके तुरंत बाद हमारा नोट का यूज नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे कंडीशनल क्लोज में कंडीशनल वर्ड जो है वो खुद में ही नेगेटिव है, तो कंडीशनल क्लोज की या इफ क्लोज की जो मेन वर्ब है वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। तो सीधी सी बात है, वैन से दो क्लोजेस को जोड़ दिया, वैन कंडीशन दे रहा है, वैन के तुरंत बाद कंडीशन लगी है, कंडीशन में शैल का यूज नहीं होगा, ठीक है। यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज अ प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बशर्ते, यानी कि यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है, कंडीशन दे रहा है तो कंडीशन के बाद विल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सभी कंडीशन क्लोजेस के सेंटेंसेस को करना है। अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट का, अब बात करते हैं कि अगर पास्ट टेंस आ जाए तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, पेपर में आता है, ठीक है। अगर हमारा इफ क्लोज में, अगर हमारा इफ क्लोज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है अगर इफ क्लोज में, इफ क्लोज कंडीशनल क्लोज में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, तो दूसरे क्लोज में 100% वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस बात को गांठ मान लो, पे याद करने हैं। अगर इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो दूसरे क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अगर इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो 100% दूसरे में क्या आएगा आपका, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को गांठ बांध लो, हमेशा इसी तरीके से पेपर में क्लोजेस को जो ढूंढना है। अगर इफ क्लोज का क्वेश्चन आ जाए, क्या करना है, इफ के बाद सेकंड फॉर्म देखी, दूसरे में लगा दिया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या सर
सिर्फ वुड आएगी, हाँ भाई, हमेशा 99.99% चांसेस होते हैं कि वुड की ही गलती मिलती है। और अगर कोई भी मॉडल लगा रखा है तो उसको आप गलत ही मानेंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे कुड या शुड का यूज किया जाता है। तो मुझे दो एग्जांपल लिख दो कि इफ क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो दूसरे में शुड या कुड का यूज किया गया है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, कभी डिटेल में जब इस कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ाएंगे ना चैप्टर करवाते समय, तो हर तरह के एस्पेक्ट को मैं कवर करूंगा। अभी बात करते हैं जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, याद रखना है, इफ क्लोज में अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आपका मेन क्लोज के अंदर क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको पेयर याद रखना है। इफ आई हैड मनी, अब यहां पे क्या है, हैड है, ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैव की। ठीक है, अगर इफ आई हैड मनी आई वुड परचेज दिस ड्रेस फॉर यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके लिए एक ड्रेस परचेज कर देता। पैसे नहीं है तो परचेज नहीं की, सीधी सी बात है, मना कर रहा है उसको। ठीक है, देख लेते हैं डायरेक्टली। देखो यहां पे इफ वी फिनिश्ड क्या है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म। इफ वी फिनिश्ड सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी कि वी शैल गो टू सिनेमा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये इफ वी फिनिश्ड आ गया तो पास्ट टेंस है। अगर पहले इफ क्लोज में पास्ट टेंस दे रखा है तो मेन क्लोज में भी पास्ट आना चाहिए। ऐसे भी एरर ढूंढ सकते हो आप, एरर सी में है, लेकिन इसको ठीक करके क्या लिखेंगे, वी शैल गो नहीं आएगा, वी वुड गो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो 100% वो किस में बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इफ आई न्यू हिज फोन नंबर आई वुड हैव रंग हिम। अब यहाँ पे देखो, पहले कंडीशन दे रखी है, उसके बाद मेन क्लोज दे रखा है, तो कंडीशन को हम ठीक मानते हैं। पहले अगर कंडीशन दे रखी है और बाद में मेन क्लोज दे रखा है तो कंडीशन को ही ठीक माना जाता है। और गलती किस में मानी जाती है, मेन क्लोज में मानी जाती है। डिपेंड करता है कि पहले आपका क्या प्रेजेंट किया गया है सेंटेंस के अंदर। इससे अपोजिट भी आगे अगली स्लाइड पे हम एग्जांपल्स देखेंगे। इफ आई न्यू हिज फोन नंबर, ये न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे पार्ट में क्या आना चाहिए, वुड हैव रंग दे रखा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, नहीं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वुड रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड रिंग हो जाएगा। इफ आई हैड मनी, तो हैड आ गया, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो आई शैल श्योरली विजिट द शिकागो। तो यहाँ पे शैल श्योरली नहीं आएगा, यहाँ पे शैल को हटा के क्या लग जाएगा, वुड लग जाएगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहनी है, अगर वो दूसरे पार्ट में भी, जैसे ये सी में दे दिया, ये बी में दे दिया, तो हमें हमारी तो गलत क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब गलत है, शैल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में कर देंगे। ठीक है, इफ आई वुड लिव इन आगरा, अब सीधी सी बात है, इफ क्लोज में कभी भी मॉडल्स का यूज नहीं होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। स्पेशल केस एक्सेप्शन हर जगह होती है, उन एक्सेप्शंस एक या दो ही एक्सेप्शंस होती हैं। और रेयरली, मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा, देखो सीजीएल मेंस में भी आज तक कभी बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली है ना, ये आपके क्वेश्चंस जो आते हैं हूबहू यूं की यूं, कई बार तो ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस अभी है ना पढ़ाए जाते हैं क्लास के अंदर, यूं का यूं उठ के आ जाता है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती है। तो उस बात की टेंशन ना लेंगे, ये आपको याद रखना है। इफ क्लोज में जब भी कंडीशन देने के लिए ना तो फ्यूचर का यूज होता है और ना ही फ्यूचर का ही पास्ट बना के आपका मॉडल्स का यूज किया जाता है। तो अगर फ्यूचर का यूज नहीं होगा ना, तो शैल विल का, कैन कैन में माइट का यूज नहीं होगा, तो कभी भी उनकी पास्ट फॉर्म का भी यूज नहीं होगा। तो इफ आई वुड लिव नहीं आएगा, इफ आई लिव्ड आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वुड विजिट दे रखा है, वुड दे रखा है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आपको इस क्लोज में क्या भरना है आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो दूसरे क्लोज में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। इफ शी डिडंट, डिडंट क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, तो आई विल नहीं आएगा, विल की जगह किसका यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। वी हेल्प्ड यू इफ वी नो हाउ, अगर हमें पता होता कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो कर देते। तो वी, इफ दे दिया, इफ क्लोज दे दिया, इफ क्लोज में क्या दे दिया, सेकंड फॉर्म दे दिया, तो सेकंड फॉर्म दे दिया तो मेरे भाई वो काम कर ही नहीं पाया, तो यहाँ पे तो इसने स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट दे दी तो मेरे भाई स्टेटमेंट नहीं चलेगी, यहाँ पे तो डिपेंडेंट हमें वो काम करना है कि भाई अगर पता होता तो हेल्प कर देते ना, लेकिन की तो नहीं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे की नहीं, तो उस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया,
वुड किया। अब ये वुड हेल्प क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम वहां पे पॉसिबिलिटी करते हैं, सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। अब ये सब्जेक्टिव मूड क्या होता है ये भी बताएंगे थोड़ी देर के बाद, वो भी एक पूरी क्लास लगती है वैसे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे और अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की। अगर इफ क्लोज के अंदर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो मेरे भाई सीधी सी बात याद रखना, अगर इफ क्लोज में पास्ट दे रखा है तो आपका जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें भी हमें परफेक्ट टेंस को ही यूज करना है। इफ क्लोज में परफेक्ट है तो मेन क्लोज में भी परफेक्ट होगा। इफ क्लोज में इंडेफिनेट है तो मेन क्लोज में भी इंडेफिनेट होगा। जैसे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट था इफ क्लोज में, आपने देखा होगा पीछे कि इफ क्लोज के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट था, वो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, यही तो किया था हमने। इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो मेन क्लोज में क्या आया था हमारा, मेन क्लोज में आया था शैल विल। शैल विल के साथ क्या आया था आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनेट कहलाता है, सिंपल, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट कहलाता है। और फिर क्या आ गया, इफ क्लोज के अंदर आपका पास्ट इंडेफिनेट आ गया। पास्ट इंडेफिनेट कैसे आया, अब देखो मेरे भाई, अब प्रेजेंट को अगर पास्ट फॉर्म में कर दे, देखो यहाँ पे इफ आई वर्क हार्ड कर दिया मैंने, ठीक है, इफ आई वर्क हार्ड, ठीक है, तो इसको हमने पास्ट में बदल दिया। ये प्रेजेंट का एक्शन था, उसको हमने पास्ट में बदल दिया, तो हमने क्या लिख दिया, इफ आई वर्क हार्ड, सिंपल, इतना ही तो बदला है हमें। अगर यहाँ पे पास्ट में बदल दिया तो सिंपल सी बात है, जो प्रेजेंट, जो आपका मेन क्लोज था वहां पे हमने शेल विल लगा रखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी थी। तो यहाँ पे हमने मेन क्लोज में क्या किया था, सिंपल सी बात है, उसी का हमने पास्ट बना दिया। तो जो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो हमने वहां पे क्या यूज कर लिया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये पेयर में चलते हैं सारी चीजें, कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ हमने पेयर बनाया किसका, फ्यूचर इंडेफिनेट का, और पास्ट इंडेफिनेट के साथ हमने पेयर बनाया किसका, आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इसी तरह हम यहाँ पे पेयर बना देंगे। अगर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे, इफ के बाद हमने किसका यूज किया, परफेक्ट टेंस का। कौन से परफेक्ट टेंस का, सीधी सी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहचानते हैं। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाया है तो मेन क्लोज में भी तो पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। और मेरे भाई शैल विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, शैल विल की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, शैल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और शैल विल की आपकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सीधी सी बात है, पेयर को याद रखना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे मेन क्लोज में क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल। अच्छा, एक स्ट्रक्चर इसको भी याद रखना है, कई बार वो इफ क्लोज को हटा के इन्वर्जन का यूज कर लेता है। इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाता है आपके सब्जेक्ट से पहले और इफ को हटा देता है। कंडीशन वही है, सिर्फ उसका लिखने का तरीका अलग है। इसको क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ही माइट हैव हेल्प यू इफ यू डिडंट टोल्ड अ लाई। अब यहाँ पे देखो, या तो ये डिडंट गलत है या ये टोल्ड गलत है। क्यों, डिडंट आ गया, ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की, और ये क्या आ गया, टोल्ड। टोल्ड क्या है यहाँ पे, सेकंड या थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, दोनों तो गलत हो नहीं हो सकते, दोनों में से एक गलत है। अब इसको ठीक कैसे कर सकता हूं, सीधी सी बात है, या तो मैं हेल्पिंग वर्ब चेंज करूंगा या टोल्ड को चेंज करूंगा। अब यहाँ पे टोल्ड चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है। क्यों, यहाँ पे क्या लगा दिया, माइट हैव लगा दिया, और माइट हैव लगा दिया तो ये वुड हैव वाली फॉर्म ही तो है, कि पास्ट परफेक्ट वाली फॉर्म तो है मॉडल की, मॉडल की पास्ट परफेक्ट फॉर्म है। तो सीधी सी बात है, ये डिडंट गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैडंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हेडेंट क्यों आना चाहिए, देखो इफ क्लोज में अगर मैं हेडेंट लगा देता हूं तो स्ट्रक्चर हमारा ठीक हो जाता है। इफ यू हैडेंट टोल्ड अ लाई टू हिम, तो सीधी सी बात है, हेडेंट के बाद क्या लग जाता है, थर्ड फॉर्म लगती है। और यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म लग गई तो वहां पे क्या लग जाएगी, मॉडल का परफेक्ट फॉर्म लग जाएगी, वो भी पास्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, वी वुड नॉट हैव सक्सीडेड इफ ही कुडंट हैव हेल्प्ड अस। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आपका इफ के बाद क्या लगा दिया, कुडंट हैव लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है, आपका कभी भी मॉडल का यूज नहीं होगा इफ क्लोज के अंदर। और यहाँ पे वुडंट हैव दे रखा है और सक्सीडेड दे रखा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल दे रखी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ ही वुडंट हैव की जगह क्या आ जाएगा, इफ ही हैडंट हैव, हैडंट हेल्प आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इफ ही
हैडंट हेल्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेयर याद रखना है। दे वुडंट हैव गॉट कंफ्यूज्ड इफ टीचर एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट वेल एनफ। तो यहाँ पे क्या दे दिया? इफ क्लोज दे दिया। तो पहले ही मेन क्लोज दे रखा है, तो मेन क्लोज के हिसाब से आपकी कंडीशन आएगी। तो मेन क्लोज वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन्ड नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? हैड एक्सप्लेन्ड आएगा। क्या आएगा? हैड एक्सप्लेन्ड आएगा। बात समझ में आई? तो पहले अगर मेन क्लोज दे रखा है तो कंडीशन को ही हमें चेंज करना है। योर मदर वुडंट हैव एंग्री इफ यू हैड गुड ग्रेड्स। तो यहाँ पे वुडंट हैव बीन एग्री आ गया, तो वुडंट हैव बीन, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो सिर्फ हैड का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा? हैड का यूज होगा। योर मदर वुडंट हैव बीन एंग्री इफ यू हैड। अब कई बच्चे सोचेंगे सर दो बार हैड लगा दिया। मेरे भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इफ ही हैज आस्क्ड आई वुड हैव डेफिनेटली टोल्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इफ के बाद परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा, हो सकता है। इफ क्लोज में परफेक्ट टेंस का यूज हो सकता है, तो दूसरे क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आई वुड हैव डेफिनेटली टॉट, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है हमारी, तो यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? हैड का। अब जो मैंने पहले बताया था आपका कि इफ को हटा करके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कई बार यूज कर लिया जाता है। तो हैड द वेदर बीन, तो ये भी इफ क्लोज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो वुड बी ग्रेट नहीं आएगा, वुड हैव बीन ग्रेट का यूज होगा। क्यों यूज होगा वुड हैव बीन ग्रेट का? क्योंकि आपका यहाँ पे यहाँ पे किसका यूज किया गया है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो सीधी सी बात है, दूसरे में क्या किसका यूज किया जाएगा? वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, वुड हैव प्लस थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। इफ कमल वुडेंट हैव कम, तो यहाँ पे कमल के साथ वुडेंट हैव लगा दिया, इफ क्लोज में गलत हो जाएगा, वुडेंट हैव नहीं आएगा, हैडेंट आएगा। ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को प्रैक्टिस करवाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। देखो, ये जो ये वाला जो केस है ना, ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रोक लेता हूँ, यहीं पे आपको छोड़ देता हूँ कि ये एक वीडियो में काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका केस है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है मूड के ऊपर। देखो, इससे पहले वाले जो कंडीशनल सेंटेंस थे ना, उनमें भी मूड की ही बात होती है। अब देखो, जो सेंटेंस में है ना मूड होता है, मूड का मतलब होता है मैनर ऑफ वर्ब, कि किस तरीके से काम हुआ है। ठीक है, मैनर ऑफ वर्ब। ठीक है, और ये मैनर ऑफ वर्ब है ना, ये मूड तीन तरह का होता है। एक तो इंडिकेटिव होता है, ठीक है, इंडिकेटिव मूड, और उसके बाद आपका होता है एक सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, और एक आपका होता है इंपेरेटिव मूड। तीन तरह के मूड होते हैं, ये तीनों मैं अभी पहले तो एक ही में पढ़ाने वाला था आपको, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये भी आपको बता देना चाहिए, क्योंकि टीचिंग का एग्जाम जो होता है ना, उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो ये जो मूड है, आई विश आई एम रिच क्यों नहीं है, आई वर रिच है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको अच्छे से इस मूड वाली एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।